हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परमीशा। आज मैं आप लोगों को मिल रिजेक्ट हैंडलिंग सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ, एमआरएचएस सिस्टम के बारे में कि एमआरएचएस सिस्टम काम कैसे करता है, इसका इम्पोर्टेंट क्या है थर्मल पावर प्लांट में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली थर्मल पावर प्लांट में जो कोल मिल लगी रहती हैं, कोल मिल से रिजेक्ट मटेरियल बाहर आता है। उस रिजेक्ट मटेरियल को हैंडल करने के लिए जो सिस्टम लगा रहता है, उस सिस्टम को मिल रिजेक्ट हैंडलिंग सिस्टम कहते हैं। तो मिल रिजेक्ट हैंडलिंग सिस्टम में क्या-क्या मेजर कंपोनेंट होते हैं और यह सिस्टम काम कैसे करता है, चलिए एक एनिमेशन के थ्रू आगे देखेंगे। तो पहले बात करते हैं इसके मेजर कंपोनेंट क्या-क्या हैं। तो सबसे पहले बताता हूँ कि कोल मिल के नीचे एक पायराइट हॉपर लगा रहता है और पायराइट हॉपर के नीचे एक डेंस वेयर लगा रहता है। डेंस वेयर एक से कन्वेइंग लाइन जुड़ी होती है, कन्वेइंग पाइपलाइन, जो कन्वेइंग पाइपलाइन सीधा मिल रिजेक्ट साइलो में जाती है। तो अब ये जो रिजेक्ट मटेरियल है, इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए रिजेक्ट साइलो में जाएगा। तो इसके लिए क्या-क्या मेजर चीज़ें लगी रहती हैं, कैसे ये सिस्टम काम करता है, चलिए आपको बताता हूँ। पायराइट हॉपर में 3-4 चीज़ें मेन होती हैं। एक होता है लेवल प्रोब। लेवल प्रोब बताता है कि इसके अंदर कितना रिजेक्ट मटेरियल है। 2 लेवल प्रोब रहते हैं ज़्यादातर। लेवल प्रोब 1 जो लेवल प्रोब हाई लेवल प्रोब, और एक हाई लेवल प्रोब या वेरी हाई लेवल प्रोब। तो इसका लॉजिक ये रहता है कि जब एक लेवल प्रोब हाई होगा, तो इस पराइट हॉपर को खाली कर देना है कन्वेइंग सिस्टम चालू करके। अगर ये कन्वेइंग सिस्टम ऑटो में है, तो जब भी लेवल प्रोब हाई होगा, तो ये कन्वेइंग सिस्टम ऑटो में चल जाएगा और ये पराइट हॉपर खाली हो जाएगा। या तो एक प्रिडिक्शन रहता है कि कितना टाइम में ये पराइट हॉपर भरेगा, तो उतना टाइम का गैप टाइम डाल के टाइमर मोड में भी इस कन्वेइंग सिस्टम को डाल दिया जाता है, ताकि उतने इंटरवल के बाद एक एक साइकिल ये सिस्टम चल जाए और ये इसी के अंदर जो रिजेक्ट मटेरियल है वो खाली हो जाए। लेवल प्रोब वेरी हाई जो लेवल प्रोब रहता है, ये हमारा रहता है कि ये बताता है कि अब इस पराइट हॉपर में जगह नहीं है, तो यहाँ पे जो मील और पराइट हॉपर के बीच में जो प्लेट वाल्व है, इस प्लेट वाल्व को ऑटो में बंद करा देगा कि अब इसके अंदर जगह नहीं है। एक होता है रैप्चर डिस्क। रैप्चर डिस्क होता है कि अगर ये किसी वजह से पराइट हॉपर प्रेशराइज हो जाए, प्रेशराइज होने का कई रीजन होते हैं, जैसे ये डेंस वेयर है, डेंस वेयर में जब कन्वेइंग होगा, अगर यहाँ पे डोम वॉल का प्रॉपर सीलिंग नहीं है, तो बैक प्रेशर भी इधर आएगा, तब पर भी प्रेशराइज हो सकता है। तो अगर इनकेस ये पराइट हॉपर प्रेशराइज होता है, तो रैप्चर डिस्क फट जाएगा, तो ये पराइट हॉपर डिप्रेशराइज हो जाएगा। पराइट हॉपर के अंदर एक ग्रेटिंग लगी रहती है। ग्रेटिंग का पर्पज थोड़ा छोटा ही रहता है। इसके अंदर जो भी बड़े पार्टिकल्स आते हैं, उन बड़े पार्टिकल्स को ऊपर ही रखता है, नीचे नहीं आने देता। तो ये बड़े पार्टिकल जो होते हैं, डोम वॉल में आके फंस सकते हैं, डोम वॉल ओपन क्लोज होने में दिक्कत करेंगे अगर कोई स्क्रैप मटेरियल आ रहा है तो। या तो इधर कन्वेइंग लाइन में आके फंस जाएंगे, तो कन्वेइंग लाइन ब्लॉक हो जाएगी। ये सब सेफ्टी के लिए, बचाने के लिए, ब्लॉकेज होकर इशू ना हो, उसके लिए यहाँ पे ग्रेटिंग लगी रहती है। ग्रेटिंग नेट की ग्रेटिंग रहती है, तो ये यहाँ पे इस तरह से लगी रहती है इंक्लाइन में। तो जो भी रिजेक्ट मटेरियल आता है, ये तो नीचे आ जाता है, बट जो बड़ा पार्टिकल्स होता है, कोई स्क्रैप मटेरियल है, कोई फॉरेन पार्टिकल्स है, ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे एक प्लेट वाल रहता है। इस प्लेट वाल को ओपन करेंगे शिफ्ट में एक बार, तो यहाँ पे जो भी मटेरियल इकट्ठा हुआ रहता है, वो मटेरियल यहाँ से बाहर आ जाता है। दूसरा एक प्लेट वाल यहाँ पे रहता है। अगर ये सिस्टम ऑटो में नहीं है, ये सिस्टम में प्रॉब्लम है, सिस्टम ब्रेकडाउन है, तो यहाँ पे हमको इस पराइट हॉपर को खाली करने के लिए यहाँ पे एक मैनुअल प्लेट वाल रहता है, जिसे यहाँ पे PB4 लिखा हुआ है, प्लेट वाल नंबर 4 नंबर। तो यहाँ पे प्लेट वाल खोल के यहाँ पर को खाली कर लेंगे। यहाँ पे एक प्लेट वाल है पराइट हॉपर और डेंस वेयर के बीच में, डोम वॉल के बीच में। तो अगर यहाँ पे इधर सिस्टम में काम करना है, डोम वॉल के नीचे काम करना है, तो पराइट हॉपर के नीचे जो प्लेट वॉल है उसको बंद कर देते हैं, इधर कुछ भी काम करना है। तो जब भी सिस्टम चलाएंगे तो PV1 PV2 खुला होना चाहिए, ताकि इधर से हमारा रिजेक्ट मटेरियल आता रहे पराइट हॉपर में। और जब भी डोम वॉल ओपन हो कन्वेइंग करने के लिए, तो इधर से पराइट हॉपर में जो रिजेक्ट मटेरियल है इसके अंदर आए डेंस वेयर में। और ये दोनों गेट बंद होने चाहिए इमरजेंसी कंडीशन में। ये ऊपर सीट में एक जो ग्रेटिंग के ऊपर रिजेक्ट मटेरियल है, उसको निकालने के लिए खोल सकते हैं। और इसको जब अगर ये सिस्टम मैनुअल है, तो ये PV4 खोल के इधर से मटेरियल निकाल सकते हैं। ये चीज़ें सारी पराइट हॉपर में लगी रहती हैं। अब इधर डेंसवेयर में क्या क्या लगा रहता है? डेंसवेयर में एक मैनुअल वेंट वाल लगा रहता है। अगर ये डेंसवेयर प्रेशराइज हो गया, लाइन ब्लॉक हो गई है, तो डिप्रेशराइज करने के लिए एक मैनुअल वेंट वाल लगा रहता है। यहाँ से मैनुअल वेंटिंग कर सकते हैं। दूसरा, इसमें एयर जाने के लिए 2 कन्वेइंग एयर ब्लो वॉल लगे रहते हैं। एक ये ब्लो वॉल है जो ये डेंसवेयर में आ रहा है कन्वेइंग करने के लिए। एक ये ब्लो वॉल है जो ये लाइन में आ रहा है इसके डेंसवेयर के आउटलेट में, और इधर लाइन बूस्टिंग के लिए एयर जा रहा है, ताकि
जब ये कन्वेइंग सिस्टम चालू हो, ये दोनों ब्लो वाल्व खुले, एयर ब्लो वाल्व, तो इधर से जो रिएक्ट मटेरियल है कन्वेइंग लाइन के होते हुए रिएक्ट साइलो चले जाए और लाइन ब्लॉक भी ना हो। कन्वेइंग लाइन का बूस्टिंग लाइन है, इसमें एक एनआरबी लगा रहता है, यहाँ पे एक ब्लीड निप्पल लगा रहता है, यहाँ पे भी एक एनआरबी है ताकि बैक फ्लो ना हो, यहाँ पे भी एक एनआरबी है और ब्लीड निप्पल है ताकि एयर को जितना रिक्वायरमेंट है उतना यहाँ पे एयर जो ब्लीड निप्पल का साइज रहेगा उसके हिसाब से एयर फ्लो आएगा यहाँ पे। तो एक यहाँ पे है, तो ये 1 2 3 4 ये हमारे 4 लाइन बूस्टिंग दिए हुए हैं। यहाँ पे 2 कन्वेइंग एयर ब्लो वाल्व दिया हुआ है, यहाँ पे आरपीस प्लेट लगे रहते हैं, इसका फ्लो एडजस्ट करने के लिए कितना एयर जाना चाहिए। अगर इनकरेक्ट आरपीस का सेटिंग है, इधर ब्लीड निप्पल इनकरेक्ट साइज के लगे हैं, तो ये इंडिकेट करते हैं कि प्रॉपर कन्वेइंग नहीं होगा, कन्वेइंग लाइन लीकेज हो सकता है, कन्वेइंग लाइन ब्लॉक हो सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये सब एज पर जो ये रिकमेंडेशन है, जो ड्राइंग है उसमें जितना रिकमेंड किया गया है जितने साइज का यूज करने के लिए उतने ही साइज का ये सब चीज़ें यूज करना चाहिए। आरफिस प्लेट और ये जो ब्लीड निप्पल है। एक चीज़ और है, अगर ये आरफिस प्लेट चोक हो चुके हैं, ब्लीड निप्पल चोक हो चुके हैं, तो भी एयर अगर ये नहीं जा रही है आगे, तो ये डेंस एयर चोक हो सकता है, लाइन ब्लॉक हो सकते हैं। तो अब ये सिस्टम चलता कैसे है, एक एनिमेशन के थ्रू दिखाते हैं। सबसे पहले मील स्टार्ट होगा, ठीक है। तो PB1 हम खोलेंगे तो धीरे धीरे करके जो रिएक्ट मटेरियल है इसमें पैराइट हॉपर में इकट्ठा हो जाएगा। इस तरह से आता है रिएक्ट, तो पैराइट हॉपर में इकट्ठा हो गया। अब ये लेवल प्रोब हाई हो जाएगा, बताएगा कि लेवल प्रोब हाई हो गया, तो एक सिस्टम इसको स्टार्ट करेंगे। अभी डोम वाल ओपन होगा, देखिए PB2 ऑलरेडी ओपन है, डोम वाल ओपन करेंगे। डोम वाल ओपन किए तो रिएक्ट मटेरियल डेंसवेयर में देखिए भर रहा है, डेंसवेयर में भर गया और पैराइट हॉपर खाली हो गया। अब पैराइट हॉपर दोबारा अपना भर रहा है, अब डेंसवेयर खाली हो गया। अब कन्वेइंग एयर ब्लो वाल ओपन करेंगे तो इसका कन्वेइंग स्टार्ट होगा और ये डेंसवेयर खाली हो जाएगा। देखिए कन्वेइंग एयर ब्लो वाल खुला था और धीरे धीरे करके डेंसवेयर खाली हो गया, लाइन भी खाली हो गई और कन्वेइंग एयर ब्लो वाल बंद हो गया। अब इसी तरह एक सिस्टम एक साइकिल को पूरा कर लिया। ऑटो सिस्टम में टाइमर डाला होता है कि हाँ डोम वाल कितना टाइम ओपन होगा, कितना सेकंड के लिए, जैसे 5 सेकंड के लिए डोम वाल ओपन हुआ, फिर डोम वाल बंद हुआ, उसका सील प्रेशर कंट्रोल रूम में आया कि हाँ सील प्रेशर ओके है, 5 kg सील प्रेशर है। जितना भी सील प्रेशर का सेटिंग रहेगा उतना सील प्रेशर हेल्दी है अगर आ रहा है कंट्रोल रूम में, तो कन्वेइंग एयर ब्लो वाल ओपन होगा। और कन्वेइंग एयर ब्लो वाल ओपन होगा कितना सेकेंड के लिए, जो भी टाइमर डाला होगा 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, 25 सेकेंड, एज पर योर रिक्वायरमेंट, कितना सेकेंड में खाली होती है लाइन उतना डाल सकते हैं। तो उतना सेकेंड कन्वेइंग होगा। उसके बाद अगर लाइन प्रेशर नहीं जा रहा है, यहाँ पे लाइन प्रेशर दिखाने के लिए प्रेशर स्विच लगा रहता है। अगर प्रेशर स्विच नॉर्मल हो गया तो जितना सेकेंड कन्वेइंग टाइम डाला होगा उतना सेकेंड के बाद ये ब्लो वाल बंद हो जाएगा। अगर इधर कहीं पे भी कोई लीकेज है एयर का, इस लाइन में काम करना है, तो डेंसवेयर में काम करना है, तो यहाँ पे एक मैनुअल वाल होता है, आइसोलेशन वाल, गेट वाल होता है। तो ये आइसोलेशन वाल होता है कन्वेइंग एयर का। ये अगर इधर कहीं भी काम करना है तो ये एयर कन्वेइंग एयर का आइसोलेशन वाल बंद रहेगा। जब ये सिस्टम ओके है, सिस्टम चलाना है, तो कन्वेइंग एयर वाल, मैनुअल जो आइसोलेशन वाल है वो ओपन रहना चाहिए। कन्वेइंग एयर हेडर है, कन्वेइंग एयर का भी प्रेशर सफिशिएंट होना चाहिए। जैसे कन्वेइंग करने के लिए जितना भी रिक्वायरमेंट प्रेशर है 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से एबव होना चाहिए। इस लाइन का जो प्रेशर है इसमें भी प्रेशर स्विच रहता है, तो जो 4 kg से ऊपर आ रहा है तो कंट्रोल में बताएगा कि हाँ कन्वेइंग एयर का हेडर प्रेशर ओके है। इस तरह से ये सिस्टम है। ये फ्लोर एरिया के नीचे पीट में ज़्यादातर जहाँ पे मैं काम करता हूँ पीट में है, तो ये पीट में सिस्टम है। ये तो इसमें एक और प्रॉब्लम आती है कि अगर ज़्यादातर मैनुअल चला रहे हैं तो रिएक्ट मटेरियल धीरे धीरे करके इधर से इधर पीट में गिरता है और इधर भी भर जाता है। अगर इसमें भर गया तो अगर लेवल यहाँ ऊपर तक पूरा भर गया तो डोम वाल का पावर सिलेंडर ऑपरेट भी नहीं होता। तो एक इशू ये भी आते हैं। AKPN ID है, इसमें थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखिए मिल का आउटलेट पाइप है, यहाँ पे एक प्लेट वाल लगा है, इस पैराइट हॉपर है। पैराइट हॉपर में एक लेवल प्रोब ए है, एक लेवल प्रोब ए है, ये हाई लेवल प्रोब है, ये वेरी हाई लेवल प्रोब है। इसमें स्प्रे करने के लिए पैराइट हॉपर में एक रहता है, अगर टेम्परेचर पैराइट हॉपर का हाई हो गया, अगर इसमें फायरिंग, आग लग गई, स्मोक आ रहा है, तो स्मोक क्यों आ सकता है, इधर से अगर हॉट एयर जो आ रही है उसकी वजह से यहाँ पे आग लग सकती है, टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो
अगर स्मोक आ रहा है तो इसका टेम्परेचर अगर राइट अपर का 90 डिग्री आ गया तो ऑटो में भी यहाँ पे सोलनॉइड ऑपरेटेड वाल्व होता है, एसओबी रहती है, ओपन हो जाएगा और वाटर का इसके अंदर स्प्रे होगा, सर्विस वाटर का स्प्रे होगा। यहाँ पे सर्विस वाटर से लाइन आती है और यहाँ पे PV3 है, PV4 है, इसके अंदर ये है ग्रेटिंग जो बताया पहले प्रीवियस स्लाइड में। और यहाँ पे डोम वाल है, डोम वाल को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे पावर सिलेंडर दिया हुआ है। ये डेंसवेयर है, डेंसवेयर का मॉडल 685 है। तो इसमें मॉडल नंबर जो भी ये मेकावर बीके का अगर सिस्टम है तो इस तरह से एक वेसल का मॉडल नंबर आता है। अगर मेकावर बीके का सिस्टम में एक डेंसवेयर का मॉडल नंबर आता है तो इसमें मॉडल नंबर जैसे 685 है तो इसका एक बता देता हूँ कि इसमें डिजिट कहता क्या है। तो जो मॉडल नंबर का पहला डिजिट होता है ये वेसल का कैपेसिटी बताता है फीट क्यूब में, क्यूबिक फीट में। और दूसरा डोम वॉल का साइज बताता है इंच में। और तीसरा जो नंबर होता है वेसल का आउटलेट साइज बताता है इंच में। तो जैसे 6 है तो 6 क्यूबिक फीट इस वेसल का कैपेसिटी है, तो क्यूबिक फीट 6 क्यूबिक फीट को अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 0.17 मीटर क्यूब आएगा। 8 जो इंच है, 8 इंच इसका डोम का साइज है और 5 इंच यहाँ पे इसका वेसल का आउटलेट साइज है। जो मेका और बीके का सिस्टम है ये 36 TPH कोल मिल के लिए लगा हुआ है। टोटल 5 मिल हैं तो 5 मिल है तो 5 MRHS सिस्टम हो जाएगा। यहाँ पे 5 MRHS सिस्टम दिया हुआ है। डेंसवेयर मॉडल है 685। डेंसवेयर कैपेसिटी 6 क्यूबिक फीट 0.17 मीटर क्यूब आएगा। डेंसिटी मिलियट का कितना होता है? डेंसिटी मिलियट का नॉर्मली 1.4 से 1.6 टन पर मीटर क्यूब होता है। कैपेसिटी कितना है डेंसवेयर का? अगर हम इसमें वेट में करेंगे तो 272 kg है। ग्रेटिंग साइज है इसके अंदर जो ग्रेटिंग बताया था 40 mm इंटू 40 mm का है। डोम वाल साइज कितना है? 200 mm जो 8 इंच बोला था। कन्वेइंग पाइपलाइन 125 NB है। स्प्रे वाटर ऑपरेटेड एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डोम वाल का एक असेंबली है। इसमें क्या क्या चीज़ें लगी रहती हैं? डोम वाल को ऑपरेट करने के लिए इसका शाफ्ट रहता है, डोम का एक शाफ्ट रहता है। शाफ्ट दोनों ये साइड से थोड़ा बाहर निकला रहेगा। तो एक साइड में जो शाफ्ट रहता है ये है इसका शाफ्ट, बाहर में दिखाया है, यहाँ पे समझने में इशू होता। तो ये डोम का शाफ्ट है जो यहाँ पे लगा हुआ है। तो डोम के शाफ्ट में एक स्ट्राइकर वेल्ड रहता है, एक स्ट्राइकर लगा रहता है। ये स्ट्राइकर क्या करता है कि जो एयर लिमिट स्विच रहता है इसमें एक बोल्ट लगा रहता है स्ट्राइकर में। ये बोल्ट क्या करेगा, जो एयर लिमिट स्विच है, एयर लिमिट स्विच का जो प्लंजर है उसको प्रेस करेगा। अगर हमारा डोम वॉल फुल्ली बंद है, 90 डिग्री पे डोम वॉल का शाफ्ट है, तो ये जो स्ट्राइकर है एयर लिमिट स्विच को प्रेस करेगा तो इससे एयर पास होगी और आगे डोम वाल के सीलिंग के लिए आती है। तो डोम वाल को सीलिंग के लिए आती है, क्यू को विजास्ट में जाती है, क्यू को विजास्ट से फिर डोम सील को जाती है। डोम को प्रॉपर सील करेगी डोम सील को। और उसके बाद ये एयर जो अंदर में कितना प्रेशर होल्ड हुआ है, ये प्रेशर यहाँ पे एक प्रेशर गेज के थ्रू दिखाते हैं कि अंदर में कितना प्रेशर सील में होल्ड है। तो सील में जो भी प्रेशर रहेगा तो यहाँ प्रेशर गेज में प्रेशर स्विच एक वहाँ पे पैनल रहता है, न्यूमेटिक पैनल उसमें रहता है, लगा रहता है ये चीज़ें। एसओबी ऑपरेट करने के लिए, इस पावर सिलेंडर को ऑपरेट करने के लिए एसओबी, ये प्रेशर गेज और ये प्रेशर स्विच, ये सब एक पैनल में लगा रहता है। पावर सिलेंडर है ये, एक ओपन पोर्ट है, क्लोज पोर्ट है। तो पावर सिलेंडर के अंदर एक शाफ्ट रहता है, शाफ्ट आगे पीछे मूव करेगा पावर सिलेंडर में। अगर पीछे जाएगा तो डोम वॉल ओपन होगा, आगे जाएगा तो डोम वॉल क्लोज होगा। तो डोम वॉल का शाफ्ट का एक दूसरा एंड है जो बताया था, एक एंड में स्ट्राइकर लगा हुआ है डोम वॉल के शाफ्ट में, एक एंड में एक एंड का शाफ्ट पावर सिलेंडर से कनेक्ट है। इस डुअल पिन इसको बोलते हैं, पावर सिलेंडर से कनेक्ट है। तो जब हम एयर देते हैं तो अगर ओपन वाले पोर्ट में एयर देंगे तो ये पावर सिलेंडर का शाफ्ट बैकवर्ड जाएगा, डोम वाल जो है ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो हमारा मटेरियल फिलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। जब क्लोज करना है तो क्लोज इस वाले पोर्ट में एयर नहीं जाएगी, फिर क्लोज वाले में जाएगी। क्लोज वाले में जाएगी तो जैसे शाफ्ट जो इधर आया था अभी इधर से एयर प्रेस करेगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा शाफ्ट, तो यहाँ पे ये डोम वाल को क्लोज करा देगा। जब डोम वाल क्लोज रहता है तो क्लोज वाले लाइन में कंटिन्यू एयर चार्ज रहता है। यहाँ से फिर क्लोज पोर्ट में जो एयर है यहाँ पे एक टेपिंग लेते हैं और इसको देते हैं एयर लिमिट स्विच को। एयर लिमिट स्विच में देते हैं, अगर डोम वाल फुल्ली बंद है और स्ट्राइकर एयर लिमिट स्विच को प्रेस किया है तो एयर जो है इधर से
एक क्यू एग्जॉस्ट में आएगी और क्यू एग्जॉस्ट से सीलिंग करके एयर जो भी प्रेशर है इसके अंदर यहाँ पे एक पाइप के थ्रू यहाँ प्रेशर गेज में डाल देते हैं और यहाँ पे दिखाता है कि कितना डोम सील प्रेशर है। डोम सील प्रेशर एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे यहाँ पे जो सिस्टम लगा है यहाँ पे 5 kg डोम सील प्रेशर होना चाहिए। तो जो भी कन्वेइंग एयर प्रेशर होता है जितना पे कन्वेइंग करते हैं लाइन का, उससे 1 kg का ज़्यादा ही होना चाहिए प्रेशर हर हाल में डोम सील का प्रेशर। नहीं तो क्या होगा कि बैक प्रेशर जाएगा डोम सीआई को काट देगा। ये क्यू एग्जॉस्ट है, इसका रोल छोटा सा ही है, इसका रोल है छोटा बट काम करता बड़ा। यहाँ पे डोम सीआई है तो डोम वाल जो है ये अगर जैसे ही क्लोज पोर्ट में से एयर ओपन पोर्ट में गया, ओपन पोर्ट में गया तो ओपन करने के लिए एयर इसमें आया डोम वाल को इधर से, और पावर सिलेंडर इधर गया। ओपन होने के लिए जो पहले से सीलिंग एयर है इसका क्विकली सेकेंडों के अंदर रिलीज हो जाना चाहिए, तभी ये डोम वाल ओपन होगा, नहीं तो डोम वाल पकड़ा रहेगा, टाइट ओपन होगा। टाइट ओपन होगा तो डोम सील कट सकती है, डोम सीआई वियर्ड आउट हो सकता है। तो ये क्यू एग्जॉस्ट जो है ये प्रॉपरली काम करना चाहिए, यहाँ से एयर का एग्जॉस्ट प्रॉपर होना चाहिए। ये सारा सिस्टम है। तो ये डोम वाल का शाफ्ट है, शाफ्ट में स्ट्राइकर लगा है। ये डोम वाल यहाँ पे है तो डोम वाल का शाफ्ट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो एक इंड में वो रहेगा पावर सिलेंडर से कनेक्ट रहेगा, एक इंड का शाफ्ट ये स्ट्राइकर से कनेक्ट रहेगा और इसमें ये एलिमेंट स्विच को प्रेस करेगा। ये चीज़ें यहाँ पे है, जूम कीजिए, और ये जो चीज़ें हैं इसके पीछे है, पावर सिलेंडर को ऑपरेट करने का ये शाफ्ट है। तो डोम वाल के अंदर का यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे अभी इंस्ट्रूमेंट एयर चार्ज कर दिए हैं, यहाँ से इंस्ट्रूमेंट एयर आ रही है क्लोज पोर्ट में, अभी डोम वाल फुल्ली बंद है, इसका एयर के थ्रू ऐसे चार्ज एयर अभी पूरा ठीक है, ऐसे सीलिंग होके एयर आ रहा है। यहाँ पे सील प्रेशर अभी 2.4 kg बता रहा है। तो यहाँ पे कंट्रोल रूम में जो फीडबैक है बता रहा है सील प्रेशर नॉट गेटिंग, सील प्रेशर हेल्दी नहीं है, हेल्दी नहीं है, कंट्रोल रूम में अनहेल्दी आ रहा है सील प्रेशर। अब ये सिस्टम जो अभी पीछे दिखाया पूरा सिस्टम इमीडिएट हैंडलिंग सिस्टम का, अभी ऑटो में स्टार्ट नहीं होगा और रन नहीं करेगा सिस्टम। सिस्टम का जो परमिसिव है सील एयर प्रेशर हेल्दी होना चाहिए, सील एयर प्रेशर हेल्दी नहीं आ रहा है। तो अब अपने को पता कैसे चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है? तो सबसे पहले अगर फील्ड में ऑपरेटर जा रहे हैं तो उनको देखना है कि सारे सिस्टम में कहीं पे एयर लीकेज तो नहीं है, यहाँ पे लीकेज नहीं है, इधर कहीं पे लीकेज तो नहीं है। अगर यहाँ पे कोई पाइप में लीकेज नहीं है, यहाँ पे नहीं है, कहीं पे भी एयर लीकेज है तो एयर लॉस होगा और सील प्रेशर कम हो जाएगा। दूसरा इशू, कहीं पे अगर होज पाइप ही निकल गई है, होज पाइप जैसे प्रॉपर होज पाइप कनेक्ट नहीं है, ठीक है, निकल रही है, तो अगर होज पाइप निकल गई यहाँ पे लीकेज हो सकता है। इस तरह से अगर लीकेज हो रहा है कहीं पे भी या कोई पाइप निकला है तो सील प्रेशर नहीं आएगा। अब दूसरा इशू हो सकता है कि अब मेजर चीज़ें हैं, ये डोम सील है और एयर लिमिट स्विच है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है, सील में डैमेजिंग हो सकता है या डोम सील वियर्ड आउट हो गया है, सील को काट दिया है। तो अभी अब चेक करना है कि डोम सील डैमेज है कि इधर प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले अब इधर कहीं लीकेज नहीं है तो अपना ऑपरेटर जो है देखेगा कि डोम वाल फुल्ली बंद है कि नहीं। अगर फुल्ली बंद है तो स्ट्राइकर जो है ये एयर लिमिट स्विच का जो प्लंजर है उसको देखेगा अच्छे से प्रेस किया है कि नहीं, प्रेस करेगा तभी इधर आगे आएगी सीलिंग के लिए एयर। अब अपने को चेक करना है कि एयर लिमिट स्विच में प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर एयर लिमिट स्विच में प्रॉब्लम चेक करना है तो इस वाले पाइप को खोलना है सीधा और डायरेक्ट यहाँ पे लगा देना है, यहाँ पे लगा देना है तो अंदर में सील होके एयर आएगी तो यहाँ पे सील प्रेशर बढ़ जाएगा अगर इसमें प्रॉब्लम है। तो अगर बढ़ गया तो अब हम देखेंगे कि मतलब कि सील तो हमारा सही है, प्रॉब्लम इसमें है तो इंस्ट्रूमेंट को बोल के इसका काम कराएंगे। अगर अपने को लग रहा है इसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सील में ही है, ठीक है, तो यहाँ पाइप इसको खुला है और यहाँ पे लगा देना है। तो अगर सील आ गया इसका मतलब तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी चेक करते हैं एक एनिमेशन में। देखिए अभी हम लोग क्या किए कि जो एयर लिमिट स्विच को बोला था बाईपास करने के लिए, एयर लिमिट स्विच को बाईपास कर दिए, ठीक है, डायरेक्ट जो पाइप थी खोल के यहाँ पे लगा दिए। तो अभी देखिए सील होके प्रेशर बता रहा है 4.8 kg और कंट्रोल में फीडबैक भी आ गया, सील प्रेशर हेल्दी है, ठीक है, ग्रीन हो गया। बट अभी भी प्रेशर थोड़ा कम आ रहा है, 5 kg ऊपर आना चाहिए, 4.5 kg आ रहा है इसको बाईपास करने के बाद भी। अब और आगे देखते हैं। अभी वापस से नॉर्मलाइज कर दिया इतना था तो अभी भी वही 2.4 kg आ रहा है, प्रेशर जैसा था वैसे ही कर दिया, पूरा पाइप कनेक्ट कर दिए। अब देखेंगे अगला केस। अब हम
इस डोम वॉल को बाईपास कर दिए, जो पाइप थी डायरेक्ट इसका जो आउटपुट था यहाँ लगा दिए, इस डोम वॉल को, इस क्विक एग्जॉस्ट को पूरा ही बाईपास कर दिए। अब देखें कितना प्रेशर आया, अभी प्रेशर 5 kg आया, मतलब कि जब पहले हमने एयर लिमिट स्विच को बाईपास किया था तो आ रहा था 4.5, ठीक है, लेकिन अभी डोम वॉल को बाईपास किया तो 5 kg आया सिर्फ। इसका मतलब क्या है कि अदर सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसी में है। अभी देखिए वापस से सब सिस्टम चाल जैसा था वैसा कर दिया, अभी 2.4 kg आ रहा है। तो हमने फाइनली डिसाइड किए कि इधर में प्रॉब्लम एयर लिमिट स्विच में नहीं है, प्रॉब्लम इसी में है, माइनर पंचर है जो भी है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे है डोम सील में। तो डोम सील डैमेज है, तो डोम सील को एक बार इंस्पेक्शन करना पड़ेगा और रिप्लेस करना पड़ेगा। एमआरएस में प्रॉब्लम जो जो आती है 3-4 प्रॉब्लम बड़े, तो एमआरएस का लाइन ब्लॉकिंग का प्रॉब्लम आता है। तो एमआरएस का लाइन ब्लॉक कब हो सकता है, एमआरएस कन्वेंस सिस्टम का लाइन ब्लॉक कब हो सकता है? पहला है कि एमआरएस साइलो लेवल हाई हो सकता है, साइलो लेवल हाई रहेगा तो इधर रिएक्ट जो मटेरियल साइलो में जाएगा नहीं तो लाइन ब्लॉक हो जाएगा। कन्वेइंग एयर प्रेशर लो है और फिर भी कन्वेइंग कर रहे हैं तो कन्वेइंग एयर प्रेशर के साथ उतना उसके साथ ताकत नहीं है कोई रिएक्ट मटेरियल को साइलो तक पहुंचा सके, तो लाइन ब्लॉक हो सकती है। अगर सील डैमेज हो सकती है, सील डैमेज रहेगा तो क्या होगा, जो एयर है, एयर वहीं पे बेसल से सीलिंग प्रॉपर नहीं है तो पैराइट हॉपर में जाने की कोशिश करेगा तो एयर लॉस होगा और कन्विंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। लाइन में लीकेज है, अगर कहीं पे लाइन में लीकेज है और एयर वहीं से रिलीज हो रहा है तो प्रेशराइज लाइन नहीं होगी और जो रिएक्ट है साइलो तक नहीं जाएगा और लाइन ब्लॉक हो सकती है। एनी ब्लो वाल नॉट वर्किंग, कन्वेइंग या बूस्टिंग, जो बूस्टिंग ब्लो वाल है, ये जो बूस्टिंग ब्लो वाल है, जो लाइन बूस्टिंग के लिए बूस्टिंग ब्लो वाल दिया हुआ है, ये बूस्टिंग ब्लो वाल पर प्रॉब्लम हो सकता है या कन्वेइंग ब्लो वाल में प्रॉब्लम हो सकता है, कन्वेइंग एयर वाल में, तो इनमें किसी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कन्वेइंग ब्लो वाल या बूस्टिंग ब्लो वाल, कोई एक ब्लो वाल काम नहीं कर रहा है और फिर स्प्लिट चोक हो सकता है। आरफी स्प्लिट चोक रहेगा तो आगे एयर जाएगी नहीं, बूस्टिंग आरफी स्प्लिट निप्पल एनआरबी बूस्टिंग लाइन एनी चोक हो सकता है। मे बी क्लिंकर इनसाइड द डेंसवेयर, अगर क्लिंकर बन गया है डेंसवेयर में धीरे धीरे करके तो लाइन ब्लॉक हो सकती है। ओवर फिलिंग अप फाइन मटेरियल, अगर फाइन मटेरियल आके फिल हो गया है तो पर भी लाइन ब्लॉक हो जाएगी। अगर फ्रिक्वेंट लाइन ब्लॉक हो रहा है तो अच्छे से जो भी प्लीड निप्पल हैं, आरफीस हैं, एनआरवी हैं, लाइन बूस्टिंग के वो सब चेक करना है और कन्वेइंग एयर ब्लो वाल का जो भी आरफीस प्लेट है उसको अच्छे से चेक करना है कि चोक तो नहीं हो गया है। लाइन लीकेज का क्या कारण हो सकता है कि धीरे धीरे करके थिकनेस ऑफ पाइप में भी लेस कहीं पे इरोड होके थिकनेस पाइप का कम हो गया और लाइन में लीकेज आ गया। पाइप में भी स्लाइटली इंक्लाइंड सो वियर एट हाई, कहीं पे पाइप स्लाइटली इंक्लाइंड है तो वहाँ पे वियर हाई होगा, जैसे बेंड पे होता है। मेन एक बिगेस्ट कारण है जो इसमें नहीं लिखा हुआ है कि अगर ऑर्फिस प्लेट का सेटिंग अगर इनकरेक्ट है, अगर ब्लीड निप्पल प्रॉपर नहीं लगा है, एयर फ्लो प्रॉपर एडजस्ट नहीं है, अगर एक्सेस एयर फ्लो जा रहा है, मटेरियल जो कन्वेइंग करना है कम है और एयर ज़्यादा है, एयर का वेलोसिटी ज़्यादा है तो लाइन में लीकेज हो सकती है। और चौथा मेन कारण है कि अगर हम जल्दी जल्दी कन्वेइंग कर रहे हैं, थोड़ा सा ही रिजेक्ट मटेरियल आया और हमने कन्वेइंग किया तो रिजेक्ट मटेरियल कम है तो एयर का वेलोसिटी बढ़ जाता है, तो एयर का वेलोसिटी बढ़ जाता है तो ऐसे में एयर जो है और जो रिजेक्ट पार्टिकल्स हैं टकराते रहते हैं पाइप में और पाइप को काट देते हैं। डेंसवेयर चोक, डेंसवेयर चोक कब हो सकता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल डेंसवेयर में आ गया, ब्लो वाल काम नहीं कर रहा है, क्लिंकर बना था डोम वाल टॉप पे जो इसमें डेंसवेयर में आ गया, डोम वाल फुल्ली क्लोज नहीं हो रहा है फिलिंग के टाइम पे, क्लिंकर स्टक इनसाइड डेंसवेयर, डेंसवेयर में क्लिंकर स्टक हो गया है, आफ्टर फिलिंग मटेरियल नॉट कन्वर्टेड टू सील नॉट गेटिंग, तो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से डेंसवेयर चोक हो सकता है। जैसे मेजर क्या बताया, फॉरेन पार्टिकल्स आ सकता है, ब्लो वाले जो कन्वेइंग एयर ब्लो वाला बूस्टिंग एयर ब्लो वाल हैं, ब्लो वाल ऑपरेट नहीं हो रहे हैं, क्लिंकर डोम वाल के टॉप पे है और आ गया डेंसवेयर में, डोम वाल फुल्ली क्लोज नहीं हो रहा है फिलिंग के टाइम पे, तो धीरे धीरे करके अगर डोम वाल क्लोज नहीं होगा धीरे धीरे करके जो मटेरियल है डायरेक्ट आएगा वेसल में और वेसल चोक हो जाएगा। सील नहीं आ रहा है, सील नॉट गेटिंग, कंट्रोल में सील नहीं आ रहा तो भी पीछे भी बताया सील नहीं आने के कारण ब्लीड निप्पल चोक हो सकता है, होज डैमेज हो सकता है। हाँ, ये ब्लीड निप्पल नहीं बताया था, एक एयर लिमिट स्विच में ब्लीड निप्पल भी लगा रहता है एयर फ्लो को रिड्यूस करने के लिए, ताकि एक रिक्वायर्ड एयर फ्लो एयर जाए क्वांटिटी सील के लिए, सीलिंग करने के लिए, तो एक ब्लीड निप्पल लगा रहता है। होज अगर ब्लीड निप्पल चोक है तब पर भी आगे एयर नहीं जाएगा और सील बताएगा कि डैमेज है, सील प्रेशर नहीं मिल रहा है। तो अगर ऐसा कि ब्लीड निप्पल चोक मिल रहा है तो इसको ब्लीड निप्पल क्लीन कर देना है
होज डैमेज हो सकता है, क्योंकि एग्जॉस्ट पासिंग है, ठीक है, कुछ कोल्ड पार्टिकल्स आके क्यूब एग्जॉस्ट में फंस जाता है तो कभी कभी काम नहीं करता, क्यूब एग्जॉस्ट का रबर जो है प्रॉपरली फिट नहीं होता है, डैमेज हो जाता है, होज पाइप डैमेज हो सकती है, प्रेशर स्विच में प्रॉब्लम हो सकती है, होज रिमूव हो सकता है, पंचर हो सकता है। जैसे जो प्रेशर स्विच फीडबैक देता है कंट्रोल रूम में, अगर प्रेशर स्विच का पाइप डैमेज हो सकता है तो भी यहाँ पे सील प्रेशर नहीं बताएगा। प्रेशर गेज में प्रॉब्लम हो सकता है, होल डैमेज हो सकती है, प्रेशर गेज डैमेज हो सकता है, फीडबैक फेलियर हो सकता है, स्ट्राइकर ब्रोकन, जो स्ट्राइकर बताया जो प्रेस करता है, अगर उसका स्ट्राइकर आर्म टूटा हुआ है तो भी हमारा सील प्रेशर नहीं आएगा। डोम वाल फुल्ली क्लोज नहीं हुआ है तो हमारा सील प्रेशर नहीं आएगा। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा सिस्टम चल रहा है बट वेसल में मटेरियल नहीं आ रहा, तो क्या क्या हो सकता है कि डोम वाल ओपन नहीं हो रहा। डोम वाल ओपन नहीं होने क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, एसओबी में कमांड नहीं जा रहा है, डोम वॉल जाम हो गया है, डोम वॉल का पावर सिलेंडर पासिंग है, डोम वॉल ओपन ही नहीं हो रहा है, क्यूब एग्जॉस्ट जो बताया था कि डोम वॉल का जो क्यूब एग्जॉस्ट है, अगर क्यूब एग्जॉस्ट काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हमारा एयर रिलीज नहीं होगा तो डोम वॉल अच्छे से ओपन नहीं होगा। क्लिंकरिंग एवं डोम वॉल टॉप, अगर डोम वॉल के ऊपर क्लिंकर बन गया है तो भी पराइट हॉपर में जो मटेरियल है डोम वॉल तो खुल गया बट वेसल में नहीं आएगा। फिलिंग नहीं लेने का एक मेन प्रॉब्लम है, डोम वॉल ऑपरेट नहीं हो रहा है। क्लिंकरिंग एवं डोम टॉप, डोम वॉल के ऊपर क्लिंकर बन गया पराइट हॉपर में, जिसकी वजह से जो मटेरियल है पराइट हॉपर में आ ही नहीं रहा है। क्लिंकरिंग एवं डोम टॉप, डोम वॉल के ऊपर जो पराइट हॉपर में क्लिंकर फॉर्मेशन क्यों होता है, क्लिंकर फॉर्मेशन होने का कई कारण है कि हमारा जो फायर इनसाइड पराइट हॉपर में फायर हो गया है, ठीक है, सिस्टम नहीं चल रहा था बहुत टाइम से, जिसकी वजह से उसमें रिएक्ट मटेरियल इक्यूमुलेट हुआ, धीरे धीरे करके उसमें फायरिंग स्टार्ट होने लगा, स्मोक आने लगा। इनसाइड द मिल एंड बर्न कोल, जलता हुआ कोयला अगर बर्न कोल अगर आ रहा है पराइट हॉपर में तब पर भी आग लग सकता है। और इसमें 3-4 और कारण हैं कि जैसे पराइट हॉपर में बताया कि अगर टेम्परेचर बढ़ने पे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है, अगर हॉट एयर आ रहा है, थोड़ा स्मोकी रियल आ रहा है मिल से, तो टेम्परेचर अगर पराइट हॉपर का बढ़ा है तो स्प्रे करने के लिए पराइट हॉपर का एक वाटर स्प्रे दिया हुआ है। अगर वाटर स्प्रे ज़्यादा देर तक खुला रह गया, ठीक है, अगर पानी जा रहा है और उधर से गर्म को रिएक्ट मटेरियल आ रहा है तो क्या करता है ना कि उसको क्लिंकर बना देता है। तो अब जो स्प्रे हो रहा है, अगर एक्सेस स्प्रे हो रहा है जिसकी, तो भी हमारा क्लिंकर बन सकता है। अगर ठीक है फायरिंग नहीं हुआ है, कोई स्मोक नहीं आ रहा है, बट किसी माल फंक्शनिंग की वजह से एसओबी ऑपरेट हो रहा है या एसओबी में पासिंग है, जिसकी वजह से पानी आ रहा है, वाटर का स्प्रे हो रहा है पराइट हॉपर में, तो एक टाइम के बाद पराइट हॉपर में क्लिंकर फॉर्मेशन होना ही है। और एक सिस्टम इसमें दिया रहता है कि जब भी डोम वॉल ओपन होगा तो पराइट हॉपर का टेम्परेचर डाउन करने के लिए, ताकि डोम सील डैमेज ना हो, एक वहाँ पे भी लॉजिक रहता है कि स्प्रे देना है। अगर वहाँ पे एक्सेस स्प्रे हुआ, जब भी डोम वॉल ओपन हो रहा है, ओपन होने से पहले अगर पराइट में जो ओपन होता है उसमें एक्सेस स्प्रे हुआ, हम ज़्यादा स्प्रे दे रहे हैं, तो भी क्लिंकर फॉर्मेशन होगा। तो अगर पानी आ रहा है गर्म जो हार्ट रिएक्ट मटेरियल के ऊपर, आपस में जो रिएक्ट पार्टिकल्स हैं एक इकट्ठा होते जाते हैं और एक क्लिंकर फॉर्मेशन कर देते हैं। एक और रीजन होता है कि अगर पायराइट हॉपर में कहीं से एयर पासिंग हो रहा है, जैसे उसका जो प्लेट वाल है कोई पासिंग कर रहा है, अगर मतलब एयर फ्लो बन रहा है, अगर एयर फ्लो, अगर उधर से जो हॉट एयर आ रही है, अगर होल्ड है पायराइट हॉपर में, पास नहीं हो रहा है, तो उसको एक एयर फ्लो नहीं मेंटेन होता, होल्ड रहता है, जिसकी वजह से उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलता और आग नहीं लगती। अगर कहीं से पासिंग हो रहा है एयर तो ऑक्सीजन फ्लो बन जाता है, O2 बन जाता है, जिसकी वजह से पराइट हॉपर में आग लग जाती है और क्लिंकर फॉर्मेशन हो जाता है। डोम वॉल, पावर सिलेंडर, इनमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। डोम वॉल ऑपरेट नहीं हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पावर सिलेंडर में प्रॉब्लम हो सकती है, पावर सिलेंडर का एयर एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है, पावर सिलेंडर पासिंग हो सकता है, सो भी नॉट वर्किंग, नॉट टेकिंग कमांड, डोम वॉल जामिंग हो सकता है। डोम वॉल का एक गैप सेट रहता है 0.6 से 0.8 mm, अगर गैप प्रॉपर सेट नहीं है तो डोम वॉल क्या होता है कि जाम हो जाता है। अगर ज़्यादा गैप बिल्कुल नहीं दिया गया है तो डोम वॉल प्रॉपरली इजीली ओपन नहीं होगा। ज़्यादा भी गैप है तो एक टाइम के बाद डोम सियाई भी डैमेज होने लगती है, वियर्ड आउट हो जाती है। तो डेंसिवियर चोक हो सकता है, होज डैमेज हो सकता है, और जाम होने के डोम वॉल सिल प्रेशर नॉट एग्जॉस्ट प्रॉपरली, जो कि एग्जॉस्ट रहता है प्रॉपर सिल को एग्जॉस्ट नहीं कर रहा।
प्लेट वाल का जो ओपन नहीं हो रहा है, प्लेट वाल ओपन नहीं होने का भी इसमें पावर सिलेंडर रहता है। पावर सिलेंडर में सेम इशू आएगी जो उसमें आ रहा था डोम वाल के पावर सिलेंडर में। वाल जामिंग हो सकता है, जो शटर प्लेट वाल होता है उसे उसके ग्रुप जाके कुछ फंस गया, कचरा स्टक कर गया, तब पर भी प्लेट वाल जाम हो जाता है। क्लिंकर बन गया प्लेट वाल के ऊपर, तब पर भी प्लेट वाल जाम हो जाता है। लीकेज हो जाता है ग्लैंड से, तो प्लेट वाल जाम हो सकता है। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। और कोई भी मिस्टेक हो वीडियो में तो उसे कमेंट में बताएं, और कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।